चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्विकली डिस्कस करते हैं जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। आपने कभी ना कभी इसके बारे में हल्का बहुत तो सुना ही होगा, थोड़ा बहुत। क्या है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? तो जे थॉमसन सर को जो क्रेडिट दिया जाता है वो इनके एटॉमिक मॉडल की वजह से नहीं, क्योंकि इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उस वजह से इन्हें क्रेडिट दिया जाता है। इनका एटॉमिक मॉडल तो कुछ ऐसा था जो तुरंत ही फेल हो गया था। बस इन्होंने ये बताया कि जैसे जब आप किसी वाटरमेलन को कट करते हैं, ठीक, तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड जो सीड्स हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड सीड्स को आप मान लीजिए दीज सीड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर का जो पल्प होता है तो इसको इन्होंने बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इस मॉडल ऑफ एटम को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इनके हिसाब से क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक सीड्स इनसाइड वाटरमेलन, ठीक। तो ये एटॉमिक मॉडल डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्या था इसका फेलियर पॉइंट? तो फेलियर पॉइंट इसका सिंपल ऐसा था कि ये एटॉमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं लिखता हूं, आप भी लिखिए। डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक। दूसरी बात कि देखिए हर एटम का अपना एक एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम पर हम लोग आएंगे कभी ना कभी, अभी एक बार के लिए आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझिएगा। जैसे ये हमारे पास एक चैम्बर है, इस चैम्बर में गैस है, मान लेते हैं जैसे एक बार के लिए हाइड्रोजन गैस है। तो इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर जब आप कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ इस हाइड्रोजन गैस के थ्रू होकर के जब गुजरती है तो वो गायब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑलराइट। और इस एब्जॉर्प्शन के बाद फिर यही हाइड्रोजन गैस कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट भी करता है। तो गायब होने वाली चीज इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिट करने वाली चीज इज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में यहां पे मैं बात करना चाह रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनता है बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब यहां पे इनके एटॉमिक मॉडल में तो ऐसा था कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये पल्प के अंदर धंसे हुए हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो मैटर में अंदर एम्बेडेड हैं, तो वो एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं? और यदि वो एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं तो ये एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं बन सकता है। तो इनका मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एक्सप्लेन एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ऑलराइट। चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या था ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? तो ये हमारे पास एक इवैक्यूएटेड चैम्बर था और इस इवैक्यूएटेड चैम्बर में एक गोल्ड फॉइल रखा हुआ था। दिस इज गोल्ड फॉइल। ये यहां पर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स था अल्फा पार्टिकल का। किस चीज का बताइए? ये है एक रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक। इस अल्फा पार्टिकल को एक अलाइनमेंट देने के लिए यहां पर एक कॉलीमैटर भी लगाया गया था। ये कॉलीमैटर सिंपली वैसे सब्सटेंसेस हैं जो इधर उधर से आने वाले अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेते थे अपने अंदर। हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भागने वाला अल्फा पार्टिकल चाहिए था, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल आया
और फिर ये जो पीछे की स्क्रीन है, ये स्क्रीन जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल आते थे, इस गोल्ड फॉइल के थ्रू होकर के गुजरने के बाद जहां कहीं पर भी स्क्रीन पर स्ट्राइक करते थे तो हमें पता चल जाता था कि अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या है, कैसी है। ओके, ऑब्जर्वेशन में क्या पाया गया? ऑब्जर्वेशन में यह पाया गया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो अनडिफ्लेक्टेड, अनडेविएटेड, बिल्कुल सीधा 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 निकल जाते हैं। यानी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड, अनडेविएटेड जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था, उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें वाई एक्सिस के अलोंग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और एक्स एक्सिस के अलोंग स्कैटरिंग एंगल ले लेते। ये स्कैटरिंग एंगल क्या है? तो स्कैटरिंग एंगल इज कि यदि कोई अल्फा पार्टिकल ये यहां से ऐसा जाकर के इधर कहीं स्ट्राइक कर रहा है, जिंक सल्फाइड पे यहां कहीं ग्लो कर रहा है, तो ये वाला एंगल थीटा इज स्कैटरिंग एंगल था। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एंगल के साथ वेरिएशन कुछ ऐसा। ठीक है, मैं बताता हूं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, अनडेविएटेड गए थे। ठीक, तो सबसे पहली बात कंक्लूजन ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड, अनडेविएटेड। ठीक है, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ये स्कैटरिंग एंगल भी बना रहे थे, अपने रास्ते से डेविएट भी हो रहे थे, और लगभग हर 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से बिल्कुल ऐसा बाउंस बैक करता था, मतलब 180 डिग्री से बाउंस बैक करता था। कितना? लगभग हर 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल ऐसा आया और गोल्ड फॉइल से टकराकर 180 डिग्री से बाउंस बैक हो गया। ठीक है, तो हर 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल retraces its path back। समझ गए? ओके भाई, ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो यहां से ये रदरफोर्ड ने इस जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, इसका क्या कंक्लूजन दिया, आइए उस कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, इन्होंने ऐसा बताया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड, अनडेविएटेड जा रहे हैं। इसका यह मतलब है कि किसी एटम के अंदर का ज्यादातर स्पेस खाली है। ज्यादातर स्पेस कैसा है? बिल्कुल वैकेंट है, खाली है। इसका यह मतलब हुआ कि अल्फा पार्टिकल के रास्ते में कोई चीज आई ही नहीं, उसका इनकाउंटर ही किसी चीज के साथ नहीं हुआ, और यदि वो अल्फा पार्टिकल किसी चीज से टकरा नहीं रही है, इसी की वजह से वो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड, अनडेविएटेड जा रही है। ठीक है, तो कंक्लूजन नंबर 1 वाज एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल goes undeflected, undeviated. It means most of space inside atom is empty। इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ कि किसी एटम के अंदर का ज्यादातर जगह खाली है। ओके, चलिए दूसरी बात सुनिएगा। इस स्कैटरिंग एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या बोला? उन्होंने ये बताया कि देखिए, ये जैसे मान लेते हैं कोई एक एटम, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस। तो यदि कोई अल्फा पार्टिकल यहां से गुजर रहा होगा तब तो वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड, अनडेविएटेड सा ही गया होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस से कोई खासा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है +2e के बराबर का। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? +2e के बराबर का।
तो ये यहां से जाने वाली अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड गई है। अब इन्होंने ये बताया कि जैसे ये कोई अल्फा पार्टिकल है और ये यदि स्कैटर हो रहा है अपने रास्ते से किसी थीटा एंगल पर बेंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस अल्फा पार्टिकल जिस पर चार्ज +2e के बराबर का है, इस पर किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने कोई इंटरेक्शन शो किया होगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाया होगा। तो इस वजह से इन्होंने ये बताया कि किसी एटम के सेंटर में एक ऐसा जगह होता है जहां पर कि उसके सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, हेंस मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लगभग मासलेस है प्रोटॉन के सामने। आ रही बात समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो न्यूक्लियस वर्ड है ना, वो सबसे पहली बारी रदरफोर्ड सर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने ये बताया, ये स्कैटरिंग एंगल वाली बात को एक्सप्लेन करने के लिए, कि किसी एटम के सेंटर पर ही उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसंट्रेटेड होता है, और इसका उन्होंने नाम निकाल दिया, दिस इज न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस पर एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज यानी कि +Ze के बराबर का चार्ज। Z क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। आई बात समझ? तो ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के जितना ज्यादा क्लोजर आ रहा हो, उसके लिए स्कैटरिंग एंगल उतना बड़ा होगा। ऐसे ही लगभग हर 8000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल आता था बिल्कुल न्यूक्लियस के लाइन में, और वो बिल्कुल 180 डिग्री से बाउंस बैक करता था। हाँ हेलो सुनिए, चलिए तो इसको लिख लेते हैं कि टू एक्सप्लेन डिफरेंट scattering angle it is suggested whole charge and mass of an atom is located in a small central region called nucleus of an atom. all right ये एटम के सेंटर पर एक ऐसी जगह है जहां पर उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसंट्रेटेड है। ये वो जगह है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक, ये वाली बात भी सही है। चलिए तीसरी बात कि जो ये रेडियस ऑफ एटम होता है ना, ये रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। ओके, और ये जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो ये बीच में जो ज्यादातर स्पेस है वो बिल्कुल खाली है। ओके, मतलब इन्होंने ये बताया कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है। इट इज समथिंग लाइक कि यदि बिल्कुल एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का एटम है, एटम कितना बड़ा है? किसी फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का, तो उसके सेंटर पर रखा हुआ एक फुटबॉल न्यूक्लियस के जैसा होता है। बीच में इतना बड़ा स्पेस खाली होता है, या इस कमरे के बराबर का यदि आप एक एटम मान लेते हैं तो सेंटर पर जस्ट एक डॉट न्यूक्लियस होगा। मतलब बीच में इतना स्पेस खाली होता है, और यही वो रीजन था कि अल्फा पार्टिकल ज्यादातर खाली स्पेस से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से उसका किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड चले गए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एटम। मतलब बीच में 10⁻5 टाइम्स का गैप है। देख रहे हैं, 10⁻5 टाइम्स का क्या है? गैप। ओके, नेक्स्ट अगली बात कि एटम एज अ होल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है ना, न्यूट्रल एटम। तो यदि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर है, न्यूक्लियस पर है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहां पर स्टैटिक नहीं हो सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि यदि वो खड़े होंगे तो न्यूक्लियस इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, इसको खींच लेगा। अब एटम का साइज मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि बिल्कुल सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने इसे सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेरे कहने का मतलब है
कि जितना न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अबाउट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ताकि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे। आई बात समझ? और दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अबाउट चक्कर काटेगा तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस पर गिरने से बचेगा। ठीक, हालांकि यही वाली बात उनकी आगे चल के फेल हो गई। तो थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, तीसरा नहीं सॉरी चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus in different circular orbit for which electrostatic force provides required centripetal force to these electrons। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से यदि मैं ये बोलूं कि ये हमारे पास वो जगह है जिसे हम लोग एक बार के लिए न्यूक्लियस बोल रहे हैं, तो न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है? न्यूक्लियस पर चार्ज है ZE के बराबर। Z क्या है? तो Z है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अबाउट ऐसे किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, ये यहां पर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है -e, मास है m, और ये इलेक्ट्रॉन किसी r रेडियस वाली ऑर्बिट में किसी v वेलोसिटी से भाग रहा है। ओके, तो इन्होंने क्या बताया कि दोनों के बीच काम करने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितना होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ वेयर k इज 1/4πε0। k क्या है? k है 1/4πε0, याद है ना? इंटू Q1, तो Q1 हो गया ZE, इंटू Q2 इज E डिवाइडेड बाई R। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नेट फोर्स है किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास मैंने m लिया है, इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? तो यदि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, सर्कल का रेडियस r है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होगा सर्कल के सेंटर की तरफ, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r या ω²r। तो यहां से आप क्या लिखेंगे बताइए? दिस kZe² अपॉन r², दिस इज इक्वल टू mv²/r। तो यहां से ये r से r निपटा, और यहां से हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है कि वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ kZe² अपॉन mr। तो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया बताइए? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की ये स्पीड आ गई या वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना? ओके, अच्छा, और कुछ निकाल सकते हैं क्या? यस, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की यदि आपके पास स्पीड आ गई है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। चलिए एक बार के लिए वो भी निकाल लेते हैं। एनर्जी कैसे निकालेंगे एनर्जी? तो देखिएगा, सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस kZe² अपॉन r², सेंट्रीपिटल फोर्सेस mv²/r, एक r से r निकटा था, ठीक है। मैं यहीं पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं,
तो यही, ये दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही तो हमारा हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज kZe स्क्वायर बाई 2r। काइनेटिक एनर्जी इज kZe स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाई आर। q1 है ZE, q2 है -E डिवाइडेड बाई r। तो ये लीजिए पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज -kZe स्क्वायर बाई r। ठीक है, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, हेंस टोटल भी है। तो टोटल एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जोड़ दीजिए दोनों को, kZe स्क्वायर बाई r तो बाहर ले लीजिए, -1 + 1/2 इज -1/2, तो दिस इज -kZe स्क्वायर बाई 2r। तो ये जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब समझते हैं? नेगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है कि भैया तुम्हें मेरे अबाउट ही घूमना है, कहीं और जाना ही नहीं है। आई बात समझ? टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब समझते हैं? टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाए। ग्रेविटेशन में पढ़ा तो होगा ना, बाइंडिंग एनर्जी। किसी सैटेलाइट का भी किसी प्लैनेट के अबाउट जो मोशन करते समय टोटल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है, और उतनी ही एनर्जी बाहर से दे देते हैं तो वो सैटेलाइट आजाद हो जाता है, इंफिनिटी पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो दैट एनर्जी यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, खैर अभी ये सुनिएगा कि टोटल एनर्जी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो ये टोटल एनर्जी वाले पार्ट के लिए या एनर्जी वाले पार्ट के लिए हम लोग चाहें तो ये ग्राफ भी बना सकते हैं। यहां वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लेता हूं मैं एनर्जी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेता हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस से मेरा मतलब है, डिस्टेंस से मेरा मतलब है रेडियस से। ठीक है, तो एक एनर्जी तो पॉजिटिव है और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। और ये वाली जो एनर्जी है ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये नीचे की साइड ड्रॉ करेंगे। ये होगा हमारे पास टोटल एनर्जी और ये होगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक ये कर लेते हैं, बोर्स थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ भाई, तो इनका भी एटॉमिक मॉडल टिका नहीं, फेल हो गया। क्या था फेलियर पॉइंट? देखिए, तो फेलियर पॉइंट इसलिए ये फेल हो गया क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, हर एटम का अपना कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जैसे मैं एक बार थोड़ा सा इसी बात पर और डिटेल में बात करता हूं कि ये जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस, ऑलराइट, इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर जब हम लोगों ने कुछ लाइट रेडिएशन डाला, ये सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट, तो इस फोटोग्राफिक प्लेट से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ गायब हो गए, वहां पर डार्क पॉइंट बना। जो गायब होने वाले वेवलेंथ थे वो क्या क्या थे? तो वो था 410 नैनोमीटर, ठीक है, 454 454 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर। ये कुछ ग्रुप ऑफ वैल्यूज थी जो ये हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर रहा था। अब जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एनर्जी स्टोर कर लेगा, तो उसने तो फिर एमिशन भी किया लाइट रेडिएशन का, और ये एमिशन इन वैल्यूज के नहीं थे, वो डिफरेंट वैल्यूज थे। इसको हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये कैसा होता है एब्जॉर्प्शन या एमिशन, स्पेक्ट्रम के पीछे की पूरी कहानी क्या है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक बार के लिए आप बस ये समझिए
कि कोई सा भी जो एटम है ना वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ अपने अंदर से, मतलब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ या स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है, थ्रो करता है। तो अब इनका कहना ये था कि देखिए ये जो न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अबाउट ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। और सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? तो सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन तो है ना इसके पास। और कोई सा भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहां से बनता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनता है एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो इनका कहना यह था कि यदि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अबाउट एक एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसी एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर आएंगे। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास है एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आई? इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से। यदि इलेक्ट्रॉन ने घूमते समय अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में बाहर थ्रो किया है तो दैट सिंपली मींस कि अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी मतलब स्पीड कम होगा। स्पीड कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट चक्कर काटते 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 अपनी स्पीड कम करता जाएगा और स्पीड कम करते 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 कभी ना कभी न्यूक्लियस पे धप्पा बोलेगा, यानी न्यूक्लियस पे गिरेगा। पर क्या एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन चलते 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 न्यूक्लियस पर गिर जाता है? तो एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ? ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो फेलियर पॉइंट है वो ये है, लिखिएगा कि एज इलेक्ट्रॉन परफॉर्म्स एन एक्सेलरेटेड motion around nucleus which produces electromagnetic radiation. So electron should move in gradually decreasing radii and should ultimately fall on nucleus So this model of atom does not explain stability of atom. तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं सुनाता हूं। ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुए थे ना हाइड्रोजन गैस के अंदर, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू और भी ज्यादा डेसिमल्स में थी। मैंने तो ये रफ वैल्यू भी लिखा है, ठीक है। ये सारे विजिबल लाइट के वेवलेंथ हैं, ओके। तो उस टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया था तो उसके बाद ये नंबर्स उस टाइम जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन था न्यूज़पेपर वगैरह उसमें पब्लिश किया गया था और पूछा गया था कि क्या कोई आदमी है जो इन डिफरेंट नंबर्स के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन स्टेबलाइज करके दे सकता है। तो उस टाइम एक स्कूल के टीचर थे जिनका नाम था बामर, और बामर ने इन सभी नंबर्स के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन स्टेबलाइज करके दे दिया था। वही मैथमेटिकल रिलेशंस जो उन्हें मिला, ये मैथमेटिकल रिलेशंस की एक तरीके से एक बैक कैलकुलेशन करके नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, जिसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।